हेलो केमिजोनर, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक चल रही तैयारी? वेरी गुड। आज के लेक्चर में कोवलेंट बॉन्ड का जो टाइप्स पढ़ रहे थे उससे आगे बढ़ रहे हैं। केवल हम लोगों ने एलिमेंट के नेचर के बेसिस पर कोवलेंट बॉन्ड का टाइप्स लास्ट लेक्चर में देखा था। आज पूरी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड का, पर्टिकुलरली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन शेयरिंग एंड नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओवरलैपिंग। जो ऑर्बिटल ओवरलैप करता है उसका मोड क्या है, कैसे ओवरलैप करता है, इस बेसिस पर फिर कोवलेंट बॉन्ड का टाइप्स है। ओके, वरें रेडी? 11th वाले बच्चों, बार बार मैं कह रहा हूं आप अपने पास पेपर पेन रखें और अच्छी से एक नोट्स बनाएं। 12th या फिर नीट जेई के बच्चे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको जरूर नोट कर लें। ओके, स्टार्ट करें? रेडी? चलो ठीक, आज शुरू करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नंबर 2 में चल रहा हूं, बी में। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में यूज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन शेयरिंग, शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, इस बेसिस पर कोवलेंट बॉन्ड का टाइप्स। ठीक है, तो ये बात थोड़ी थोड़ी आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, 11th अब डिटेल में पढ़ो, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो यहां शुरू करते हैं। पहला इसमें नंबर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग अब इतना लंबा नहीं लिखेंगे, एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एक लाइन बना दो, दैट इंडिकेट्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या है, तो कहते हैं जब 2 एटम्स के बीच, जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है उसके बीच यदि 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम, ए भी दिया 1, अब बी भी दे रहा है 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ, 1 पेयर की, है ना। तो यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 pair of electrons between participating atoms के बीच में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बाय ईच। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग किया, देखो 1 पेयर है और यहां भी 1 पेयर है, यानी लिखेंगे हम लोग, दैट इज लिख रहा हूं हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। Cl2 में देखो, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ओके, और दूसरा क्लोरीन है, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, शेयरिंग ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसको, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी रिजल्ट ये होगा कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। देख लो, लाइक दिस। और लोन पेयर को आप जरूर दिखाएं, इसी को आगे चल के हम कहते हैं लेविस इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ओके, HCl में देखो, ये हमने पहला एग्जाम्पल दिया, ये दूसरा दे दिया, ABC करके लिख देता हूं। HCl, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ चेक करो, शेयरिंग हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर की शेयरिंग है, इसने भी 1 पेयर किया। देख लो, एक ही पेयर है दोनों एटम के बीच में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम। ओके, तो बना बॉन्ड, लेकिन यहां थोड़ी गड़बड़ी क्या होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से। तो ये जो शेयर्ड पेयर है इधर खिसक जाएगा, क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे
ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव। सिंपल है, समझ में आ गया। कहिए अमोनिया का एग्जाम्पल लो, वाटर लो, फास्फीन ले, आर्सिन ले, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। अब बताओ क्या समझ में आ गया सबको? यस नो? ओके, बोलते जाना सब। नाउ दूसरा चलते हैं, नंबर 2, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग ऐसे डबल लाइन से लिख देते हैं, दिस इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। उसी लैंग्वेज में डिफिनेशन लिख लो, इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज फॉर्म्ड by the sharing of two pair of electrons between participating atoms। समझ में आ रहा होगा? जब डाउट है तो कमेंट करो, बीच में फिर से रुक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब टू पेयर का मतलब हर एक एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक दूसरे के साथ, टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो 2 और 2 कितना, 4, टू पेयर हो जाएगा। जैसे O2 मॉलिक्यूल को देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। इसको 2 की जरूरत है। फिर दूसरा ऑक्सीजन, पिछली क्लास में हमने वीवीटी बताया था, थोड़ा ध्यान से देखना वीवीटी को। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप्स बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट। उसी से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों शेयर करेगा तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन का, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये भी कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, यानी रिजल्ट ये हुआ कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। हम आगे चल के अभी तुरंत इसके बाद बताऊंगा कि इसी बॉन्ड को कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड, 2 एटम के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड बन गए इकट्ठे। और देखो, ये इसका पहला एग्जांपल दे दिया ए, दूसरा दे रहा हूं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो जो सेंट्रल है, जिस एटम के नंबर कम होते हैं उसको सेंट्रल एटम कहते हैं, उसको हमेशा बीच में रखो। पार्टनर एटम को उसके चारों तरफ सराउंड कर दो। तो सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन, लिख लिया। अब पार्टनर एटम क्या है? ऑक्सीजन। जिस एटम के नंबर ज्यादा होते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? पार्टनर एटम्स। इधर भी एक ऑक्सीजन लिख लिया, इधर भी एक ऑक्सीजन लिख लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो इस तरह से ताकि पार्टिसिपेटिंग एटम्स के पास स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन हो जाए, मिल जाए। कार्बन के पास 2, इसके पास भी 2, 4 है टोटल कार्बन के पास। इसको कितने चाहिए? 4 चाहिए। और तो ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। मैं एक ही स्ट्रक्चर लिख देता हूं, देखो ऑक्सीजन के पास 6, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 है। ठीक है, यहां देखो बन गया। अब आप कहोगे सर डिफरेंट एलिमेंट है तो पोलरिटी क्यों नहीं आता? तो याद रखना, हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। इस बॉन्ड का जो मोमेंट है, बॉन्ड मोमेंट, वो इस बॉन्ड को बिल्कुल क्या करता है? कैंसिल करता है। बिकॉज आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव होगा जो हाईली इलेक्ट्रॉन, लेकिन चार्ज रहता नहीं है। एक की बॉन्ड की पोलरिटी दूसरे बॉन्ड की पोलरिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, चूंकि इसका बॉन्ड एंगल देखेंगे हम लोग 180 डिग्री। ओके, तब आप देखो CO2 में भी डबल बॉन्ड बन गया। ऐसे ही ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की भी डेफिनेशन हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसी लैंग्वेज में लिखना कि नंबर 3 में चलते हैं, तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको इसी रहने देता हूं ताकि आप थोड़ा कंपेयर करना। ठीक है जी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास हो गया तीसरा। चलो, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इसको आप इस सिंबल से दिखाते हो। कैसे बनेगा? इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग
by the sharing of three pair of electrons. Three pair मतलब 6 electrons, 3 pair of electrons between participating atom, जिसके बीच बॉन्ड बन रहा है उसके बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 पेयर पार्टिसिपेटिंग एटम्स, इसके बीच बॉन्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन को लेके चलो, N2 पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, इतना पता होगा सबको। मैं बार बार कहता हूं, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने नहीं आता तो जरूर आप, पिछला हमारा एक लेक्चर है केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही सब सिखाया उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उसको जरूर देखें। ठीक है, N2। अब N2 नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। इसको 3 की जरूरत है, हम लोग पढ़े थे पिछले दिन। जितनी की जरूरत होगी उतनी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और इसलिए दोनों नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया। देखो अब इसके पास 8 हो गया और इसके पास भी 8 हो गया, ऑक्टेट। यानी रिजल्ट ये होगा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया containing one lone pair at each nitrogen atom. This is N2. HCN देखो, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखो सभी एटम एक एक है, तो जो जैसे है वैसे लिख देते हैं हम लोग, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिख लिया। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस कार्बन के साथ ये कौन सा बॉन्ड बना लेगा? सिंगल बॉन्ड। और नाइट्रोजन अब इस कार्बन के पास टोटल अपना कितना था? 4 था, 1 2 3 4, इसके साथ शेयर कर लिया 5। अब इसको कितना चाहिए? 3 और चाहिए। ये क्या करता है? इस नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। देख लो, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना, यानी शेयरिंग में, इस बॉन्ड की शेयरिंग में, यहाँ देखो ये जो बॉन्ड बना, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? 3 फ्रॉम कार्बन एंड 3 फ्रॉम नाइट्रोजन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स हाउ मेनी पेयर? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यानी ये बन गया HCN। देख लो, तब बताओ आप सबको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का तरीका समझ में आ गया होगा, राइट? लेकिन अब उससे ज्यादा, ये इतना बात तो आपने 9th में 10th में ही पढ़ा होगा। अब आगे बढ़ो, ये जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, इस दोनों बॉन्ड को हम लोग कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, सभी एटम नहीं बना लेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, उसके बाद अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। बताओ ग्रुप 15 पीरियडिक टेबल में, ग्रुप 15 में आ जाओ, ग्रुप 15 में पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली मेंबर। ओके, अब बताओ, सामने में ये एग्जांपल है, इसीलिए मैं पहले वही बताता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, मैं ग्रुप 15 की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कहते हो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब के सब भिखारी हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, एनीहाउ, ये तो आप बहुत सारे टिप्स हैं, आप किसी तरह से याद कर लिए होंगे। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस 15, इसका होता है 33, आर्सेनिक, एंटीमनी हो गया 51 और बिस्मथ हो गया 83। सभी के पास में आखिरी सेल में मैं लिख देता हूं NH2 और NP3 होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, तभी तो ग्रुप 15 में है, राइट? तो सबके पास वैलेंस है। जैसे नाइट्रोजन के पास देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, 1 2 3 4 5, ये तो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। लेकिन क्या, फिर बताओ, फास्फोरस के पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट? और एक ही ग्रुप के मेंबर है, तो क्या ये फास्फोरस ये बॉन्ड बना पाएगा? देखो बना लिया, ऑक्टेट तो हो गया, लेकिन क्या बनता है? नहीं बनता है, ये बॉन्ड बनेगा ही नहीं। अब ये इसका मतलब है कि मल्टीपल बॉन्ड बनने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन चाहिए। ये नहीं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली ऑक्टेट पूरा कर दो, केवल ये बनाता है मल्टीपल बॉन्ड, और बाकी ये सारे एलिमेंट कोई भी नहीं बनाएगा। रीजन क्या है? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। टॉपिक समझ में आ गया?
वेरी इंपॉर्टेंट। यहां देखो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यहां देखें कि मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, याद रखो डबल बॉन्ड माने एक से ज्यादा है, डबल। मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है? मोर देन वन। डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड है, एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड में भी तीन बॉन्ड है, देख लो, आर कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड, आर कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड, राइट। लेकिन अब इस मल्टीपल बॉन्ड हर जगह नहीं बन जाएगा। ये नहीं कि आपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैथमेटिक्स लगा लिया कि 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन बना लिया N2, ऐसे फास्फोरस P2 नहीं बनाता है। फास्फोरस क्या बनाता है? P4। ऑक्सीजन बनाता है O2। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, बट उसी ग्रुप का 16 ग्रुप की बात कर रहा हूं, उसी ग्रुप का जो नेक्स्ट मेंबर सल्फर है, दैट एग्जिस्ट एज S8। ऐसा क्यों होता है? एटमिसिटी क्यों बदल जाता है जबकि एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं? तो रीजन यहीं से पता चलेगा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड। यहां सीखेंगे कंडीशंस, कंडीशंस फॉर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। सभी बच्चे ध्यान से याद रखना, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। कंडीशंस फॉर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके दो कंडीशन है। पहली शर्त है कि मल्टीपल बॉन्ड वही एटम बनाएगा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 4 हो या 5 हो या 6 हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो? या तो 4 या 5 या 6, नॉट मोर देन, उससे न कम न उससे ज्यादा, ठीक है। कि नंबर ऑफ, पहली शर्त है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शुड बी 4, 5 और 6। यदि 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नहीं बनाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 3 है तब भी नहीं बनाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तब भी नहीं बनाएगा, ठीक है। एक बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात फिर सीखो। पहली शर्त ये है 4 हो या 5 हो या 6 हो। दूसरी शर्त ये है कि जो दो एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है उसका एटॉमिक साइज स्मॉलर होना चाहिए। स्मॉलर का मतलब ये जान लो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, जहां से हम शुरू करते हैं, कहां से? सोडियम वाले ग्रुप लेके चलो, सेकेंड पीरियड लिथियम वाला, लिथियम से स्टार्ट करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे चलते हैं। मतलब शेल नंबर सेकेंड होना चाहिए। आउटरमोस्ट शेल नंबर क्या होना चाहिए? 2, तभी बनाएगा मल्टीपल बॉन्ड। आपस में सेम एलिमेंट के एटम्स की बात कर रहा हूं। यदि उसके शेल नंबर 3, 4, 5 हो गया, लार्जर साइज हो जाएगा, तो फिर कभी भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनता। उसके पीछे कारण भी है। जैसे लार्जर साइज होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो सिग्मा और पाई में और क्लियर होगा। अभी फिलहाल जानो कि एटॉमिक साइज ऑफ participating atoms must be smaller, छोटा होना चाहिए। यहां लिख देता हूं क्लियरली, दैट इज outermost shell नंबर कितना होना चाहिए? 2 से ज्यादा नहीं हो। इक्वल लिख लो, इक्वल टू 2, ठीक है। 2 हो, 3, 4, 5 हो जाएगा तो कभी भी नहीं बनाएगा। क्यों? जैसे थर्ड सेल आएगा तो साइज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बिगर साइज होता तो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता। हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। अभी बताऊंगा। ये समझ में आ गया? और एक और कंडीशन, चूंकि कोवलेंट बॉन्ड है तो हमेशा नॉन मेटल बनाएगा। ये नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ओनली बिटवीन द नॉन मेटल्स, मेटल कभी नहीं बनाता है। पार्टिसिपेटिंग एटम्स, ये तो सारे कोवलेंट बॉन्ड के लिए,
पार्टिसिपेटिंग एटम्स, ठीक है, फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड मस्ट बी नॉन मेटल, मेटल के बीच कभी ये बॉन्ड बनेगा ही, मस्ट बी नॉन मेटल। तो ये कंडीशन सभी के लिए है, चाहे वो हम लोग पोलर पर है, नॉन पोलर पर है, सिग्मा पर है, पाई पर है, डेल्टा पर है, टाउ पर हो, कोई भी बॉन्ड पर हो, या फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पर, हमेशा ये कॉमन है, लेकिन ये दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट आपके लिए भी, ठीक है। आगे बढ़ूं, जैसे एग्जाम्पल अभी हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, जैसे क्वेश्चन करके पूछा जाएगा, मैं क्वेश्चन करके लिख रहा हूं, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, यानी कि डायएटमिक, राइट। बट फास्फोरस, इसी ग्रुप का जो नेक्स्ट मेंबर है फास्फोरस, ठीक है, एग्जिस्ट एज P4, वो भी मैं व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस की बात करता हूँ, रेड फास्फोरस करेंगे या ब्लैक फास्फोरस तो P4 होल एन हो जाता है, लेकिन उसका बिल्डिंग ब्लॉक P4 ही होता है। एग्जिस्ट एज P4 यानी टेट्राएटॉमिक, ये इसके एक मॉलिक्यूल में 4 एटम हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया वाई, ध्यान से समझना। इसी सवाल को और पूछा जाता है, क्योंकि डायएटमिक है तो मॉलिक्यूलर साइज छोटा होगा, ये हमेशा क्या होता है गैस, और फास्फोरस क्या होता है सॉलिड, मॉलिक्यूलर साइज पर डिपेंड करता है। वनडेरवाल फोर्स यहाँ क्या है, नेग्लिजिबल है, यहाँ थोड़ा सा मेजरेबल होगा वनडेरवाल फोर्स, तो P4 आपस में जुड़ता जाता है, सॉलिड हो जाता है। और इसी सवाल को पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज, याद रखना जेई और मेन वाले रीजन आप समझना है, और 11th वाले बच्चे बार बार कहता हूँ नोट बनाते चलो क्लियर कंसेप्ट के लिए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री जो बाकी की केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूरा खेल समझने की बात जहां तक है, वो सब केमिकल बॉन्डिंग जिसका सही होता है वही ठीक से समझता है, उसको मन लगता है पढ़ने में, इंटरेस्ट आता है, ठीक है। इसे तो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैस बट फास्फोरस एग्जिस्ट एज सॉलिड, व्हाई, क्वेश्चन पूछ जाएगा व्हाई। एक ही सवाल है, जवाब, क्वेश्चन तो अलग अलग लैंग्वेज में लिख दिया आपने, लेकिन जवाब सबका एक ही होगा, आंसर विल बी द कॉमन। कैसे, आगे बढ़ो, बताओ, चलो नोट कर लिया। तो रीजन बताएंगे, नाइट्रोजन का जब कन्फ्यूरेशन लिखते हो तो लिखते हैं 2s2 2p3, और फास्फोरस का जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 3s2 3p3, मतलब वहां थर्ड से शुरू हो जाता है, थर्ड से शुरू हुआ, तो इसका जवाब जाना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, आप लिखते हैं इसका 2s2 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, पहले 1s2 भी होगा। फास्फोरस का जब लिखते हैं 15 होता है, इसका लिखेंगे आखिरी में 3s2 3p3, जबकि दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, या भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 देख लो। लेकिन इसका जो शेल नंबर है, इसका शेल नंबर, आउटरमोस्ट शेल नंबर कितना है 2, इसका क्या है 3। तो सवाल इसलिए पूछा जाता है कि जो दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर है तो प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, बिहेवियर सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, जिसका जो एग्जिस्टेंस है वही बिगड़ जाता है, और जब एग्जिस्टेंस ही बदल गया तो पूरी प्रॉपर्टीज क्या होगी, बदल जाएगी। ये समझ में आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि ड्यू टू स्मॉलर साइज, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, कंडीशन पूरा कर रहा है, ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज
नाइट्रोजन एटम्स फॉर्म ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल मतलब ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड एज फॉलो, मतलब मल्टीपल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यानी नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। इस सब के इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, मतलब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, बाकी आप लोन पेयर लिख दें। इसलिए नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2। बट ड्यू टू, देखो यहां कौन सा सेल है, थर्ड, ड्यू टू लार्जर एटॉमिक साइज ऑफ फास्फोरस, ठीक है, इट कांट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये केवल सिंगल बॉन्ड बना सकता है। फॉस्फोरस एटम कैन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड, p atoms can form only सिंगल बॉन्ड, केवल यही बॉन्ड बना सकता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा आपस में, ठीक है। तो फिर होगा कैसे, तो कहते हैं कि फास्फोरस के स्ट्रक्चर में, इनफैक्ट रियल जो स्ट्रक्चर होता है, कहते हैं ईच फास्फोरस एटम इज लिंक्ड विद 3 अदर फास्फोरस एटम विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। याद रखो, एक ही पॉइंट याद रखना, हर एक फास्फोरस 3 अलग अलग फास्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है। क्योंकि फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, 8 तो होनी चाहिए, क्या जी, है ना, 8 तो होनी चाहिए, लेकिन 8 एक ही फास्फोरस के साथ 3 नहीं शेयर कर लेगा, 3 अलग अलग पार्टनर के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कि यहां लिखूं एक्चुअल स्ट्रक्चर, इन द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस, each phosphorus atom, each p atom is linked जुड़ा रहता है, linked with 3 other phosphorus atom, with 3 other phosphorus atoms through single covalent bond, इस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, एज फॉलो। देखो ध्यान से, मैं लिखता हूं इतना लंबाई किसके लिए, केवल 11th वालों के लिए, याद रखना। हो सकता है 12th वाले बच्चे या फिर जेई और मेन वाले बच्चों को लगता होगा कि इतना सर क्यों लंबा बताते हैं, तो केवल उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। कैसे, तो यहां जानो, जैसे एक फास्फोरस है, ध्यान से देखना बच्चों, ये फास्फोरस है, ये 3 अलग अलग फास्फोरस के साथ जुड़ेंगे, यहां एक लिख लो, एक यहां ले ले। देखो इस फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, और इसके पास भी 5 है, सबके पास 5 है। तो ये फास्फोरस इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, देखो इसके साथ भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, और इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड बना लिया। केवल यही नहीं, सारे फास्फोरस, हमने क्या लिखा, ईच फास्फोरस एटम इज लिंक्ड विथ 3 अदर फास्फोरस एटम्स थ्रू सिंगल बॉन्ड। अब आप बताओ, इसके भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, तो यहां लिख देता हूं, एक और लिख लिया, ये इसके थ्रू भी जुड़ता है, थोड़ा सा ऐसे दिखा दे ताकि समझे बॉन्ड ऐसे जा रहे हैं, 2D में स्ट्रक्चर लिख रहा हूं इस वजह से, ठीक है। फिर ये इसके साथ भी जुड़ गया, देखो केवल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दिस इज द रीजन। अब आप देखो, हर एक फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लुक एट हियर, ये हमने व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस को उसका स्ट्रक्चर बनाया है। और ये कंडीशन इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एक ही ग्रुप के मेंबर हैं,
तो उनकी केमिस्ट्री क्या होनी चाहिए, सिमिलर। लेकिन देखो कितना डिसिमिलरिटी है कि पहला ही मेंबर क्या होता है, डायटमिक, रेस्ट बाकी जितने मेंबर्स हैं, चाहे फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, ये तीनों एलिमेंट्स कैसा होता है, टेट्राएटमिक होता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा, आर्सेनिक मत एस एस एस, फिर एंटीमनी भी डाल सकते हो, राइट। ये समझ में आ गया, यस नो। अब आप एक और पॉइंट आप बताओ इसी स्ट्रक्चर से, यानी इसका फॉर्मूला हम कहेंगे कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, P4। इसका फॉर्मूला था N2, इसका फॉर्मूला क्या होगा, P4। अब बताओ इसमें PP बॉन्ड्स कितने होते हैं, नीट वाले सुधर जाओ, एक बार रिवाइज कर लो बेटे ठीक से, ओके। यहाँ देखना, इस स्ट्रक्चर को देख के नंबर ऑफ PP बॉन्ड्स, PP बॉन्ड कितने हैं, काउंट करो, बताओ जल्दी गिनना। यस, 6 बॉन्ड है। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 और ये क्या हुआ, 6। PP बॉन्ड्स कितने हैं, 6। ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल लिखे, P, ये जो बॉन्ड एंगल है ये, राइट। ऐसे देखो PP बॉन्ड एंगल, याद रखना सर, बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री। देखो ये PPP ये बॉन्ड, या फिर ये देखो ये भी देखो तो 60। PPP बॉन्ड हमेशा कितना होता है, 60 डिग्री थी। इस थ्योरी के थ्रू हमने एक दो बात और पढ़ लिया। ऐसी एग्जाम्पल ये है, अब आपके लिए दे देता हूँ, नोट कर लिया होगा सबने, समझ में आ गया। ये देखो इसके साथ मजबूरी है कि ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, वो बना लिया, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म मिलता है, बट सल्फर किस फॉर्म मिलता है, एसिड के फॉर्म में। तो रीजन यही बताओगे, एसिड उसका देखना चेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है, या बोट टाइप होता है, या क्राउन को क्राउन टाइप भी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ऑक्सीजन, ये नंबर 2 पॉइंट पर आ रहा हूं, 2 लिख लो। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, हालांकि O3 भी होता है, वो अलग बात बताऊंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर होगे तब। O2 मतलब डायटमिक, डायटोमिक फॉर्म में ये रहता है। बट इसी ग्रुप का नेक्स्ट मेंबर पड़ा होगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पॉलिनियम। O सुल्तान सेंड टेलीग्राम बाय पोस्ट ना, और O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सुल्तान, Se सेंड, सेलेनियम, टेलुरियम, पॉलिनियम। तो फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन, उसके बाद दूसरा मेंबर क्या है, सल्फर। बट सल्फर एग्जिस्ट एज एसेट, इसका फॉर्मूला एसेट होता है, दैट इज ऑक्टा एटॉमिक, ठीक है। फिर आपसे सवाल पूछा गया वाई, क्यों, तो ये सब 12th के P ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि इसका फाउंडेशन देखो 11th में तैयार हो रहा है, ठीक है। बेसिक बात बताओगे तो 12th की केमिस्ट्री और आसान रहेगा। ग्रुप 16 के मेंबर की केमिस्ट्री, रिलेटिव जो केमिस्ट्री पढ़ते हो उसके बारे में बात करता हूँ। अब आप सीखे ऐसा क्यों होगा, तो जवाब क्या दोगे, ऑक्सीजन के पास 8 होता है एटॉमिक नंबर, क्या लिखते हैं, 2s2 2p4। अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, और शेल नंबर, आखिरी शेल नंबर कितना है, 2। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, लास्ट में क्या लिखते हैं, 3s2 3p4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसका भी 6 है, लेकिन शेल नंबर कितना है, 3। चेक करो शेल नंबर कितना है, 3। ओके, यस नो, फटाफट बोलते जाना। अब इसलिए इसका साइज स्मॉलर एटॉमिक साइज है, स्मॉलर। अब रीजन ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, रीजन आपको समझ में आ गया होगा, स्मॉलर एटॉमिक साइज, ठीक है। और ये है लार्जर एटॉमिक साइज, लार्जर एटॉमिक साइज। और पढ़ा था
कि ये बॉन्ड बनाने के लिए, मल्टीपल बॉन्ड बनने के लिए जरूरी शर्त यही है कि उसके एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए, स्मॉलर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है दोनों का, ये भी कहता है कि भाई ठीक है 6 दोनों का, लेकिन यहाँ शेल नंबर कितना है 2, यहाँ कितना है 3। इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में देखना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, बिकॉज यू नो ऑक्सीजन हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाउ मच 6। 2 की जरूरत है, डबल बॉन्ड बना लिया, देखो शेयर किया कितने इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन O2। याद रखना ये भी स्ट्रक्चर बीबीटी के बेसिस पर लिखता हूँ, जब एमओटी पढ़ोगे तो यही स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। वहां भी बनता है मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन वहां का स्ट्रक्चर मैं यहां लिख देता हूं, घबराना नहीं। एमओटी के बेसिस पर जब स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसमें 2 बॉन्ड होता है 3 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, जब ध्यान से देखो समझा करो, और एक लोन पेयर भी है। अब आप क्या देखते हैं, यहां जो बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन का बन गया, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, यहां देखो 3 इलेक्ट्रॉन। ये जो स्ट्रक्चर लिखा O2 ये है एज पर एमओटी, और ये जो लिखा है एज पर बीबीटी। अभी आपने बीबीटी पढ़ा तो यही बात करो, इसकी जरूरत अभी नहीं है, बाद में बताएंगे एमओटी के बेसिस पर। कहते हैं O2 इज स्यूडो ऑड इलेक्ट्रॉन मालिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन इसलिए कि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और स्यूडो इसलिए कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर नहीं है, क्या है इवन नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 प्लस 8 कितना होगा 16, ये ऑड नंबर नहीं है तो इवन। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में ये वो, लेकिन चलो मल्टीपल बॉन्ड यहां भी बनता है। ओके, अब चलते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया O2। ओके, ये बीबीटी के स्ट्रक्चर, ये एमओटी का स्ट्रक्चर लिखा है। अब हम बात करते हैं सल्फर का। सल्फर का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, जरा समझना कोशिश करो, समझ जाओगे। इसका स्ट्रक्चर यहां लिख रहा हूं, हमने कहा क्रॉन टाइप। देखते हो कोई कंपटीशन कोई जीतता है तो उसको क्रॉन पहनाया जाता है कि नहीं, तो इसको भी हम लोग क्रॉन पहना दें, या कई लोग इसको बोट टाइप भी कहता है। देखो स्ट्रक्चर देखना, क्रॉन ऐसे सिर पर ताज, जो ताज पहनते हैं, क्रॉन टाइप। अब इसलिए कि बेंट स्ट्रक्चर होगा, यहां भी यहां देखना सिंगल बॉन्ड नहीं है, इस सल्फर का भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, सारे सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे ताकि स्ट्रक्चर इसका बेंट हो गया, लोन पेयर ऊपर में लिखा, ताकि आपको पता लग जाए कि बेंट स्ट्रक्चर हो रहा है। ओके, देखो 6 इलेक्ट्रॉन यहां भी। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड 2 एटम के बीच लगातार हो जाए। यहां देखो हमने पूरी स्ट्रक्चर डिटेल में लिख दिया ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। दिस इज S8, दैट इज S8, और इसलिए सल्फर सॉलिड होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। S8 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर साइज काफी लार्ज होगा, वैंडरवाल फोर्स स्ट्रांग होंगे, पास होंगे, सॉलिड हो जाएगा। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर साइज छोटा है, वैंडरवाल फोर्स क्या है, काफी वीक है, नेग्लिजिबल है, इसलिए गैसेस फेज में होता है। सो O2 इज गैस एंड सल्फर S8 इज व्हाट, सॉलिड। तो एक ही सवाल पर एक ही फैक्टर हमने 2 बातें बता दी। ओके, हाँ ठीक, चलो पता चल गया सबको, सभी बच्चे समझते चले। नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं, कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग मोड। ओवरलैपिंग मोड के बेसिस पर कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप, ठीक है जी। तो मेनली अभी पहले सिग्मा और पाई देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड on the basis of
बीबीटी में पढ़ा था कि लार्जर द ओवरलैपिंग एरिया स्ट्रॉन्गर इज द कोवेलेंट बॉन्ड, तो वह बात याद समझ जाओगे। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग मोड। ओवरलैपिंग कैसे होता है, इस बेसिस पर कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप्स। ये तीसरा क्लासिफिकेशन चल रहा है, थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन, ABC लिखो, C, ठीक है। इसमें होता है कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप्स में क्लासिफिकेशन में पहला होगा नंबर 1 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा, जिसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा होगा पाई बॉन्ड, पूरा लिखे पहले पाई, जिसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड का मतलब 3.17 नहीं समझ लेना, मतलब 22/7 नहीं है, ठीक है, 22/7 नहीं है, पाई की तरह दिखता है इसलिए इसको पाई बॉन्ड कहते हैं, पाई बॉन्ड। तीसरा होगा टाउ बॉन्ड, TAU, टाउ, जिसको सिंबल में हम लोग ऐसे लिखते हैं, याद होगा, इसको थोड़ा सा और बेंड करें, टाउ बॉन्ड। टाउ बॉन्ड, कई बच्चे इसको ताऊ बॉन्ड भी कहते हैं, टाउ बॉन्ड। एक और देखेंगे डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, जिसको सिंबल में ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है, डेल्टा बॉन्ड। ओके, तो मेन इतने हैं, लेकिन फोकस अभी हम इन दो पर करेंगे अभी, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये बॉन्ड। इसी को बॉन्ड का नाम दूसरा है बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड इसलिए कि बनाना की तरह दिखता है, इसका शेप कैसा होता है, बनाना की तरह, टाउ बॉन्ड का। या फिर इसी को कहते हैं हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड, कई नाम है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड, इसमें रहता है 2E3C बॉन्ड, इसी का नाम लिख रहा हूं, और ठीक। अब सबसे पहले चलो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद बारी बारी इतने हमें ओवरलैपिंग के बेसिस पर पढ़ने हैं, याद रखना। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, टाउ बॉन्ड, बनाना, क्या कहते हैं, डेल्टा बॉन्ड। हटा दें, नोट कर लिया सबने? ओके, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी नहीं होगा। चल, प्रोग्रेस भी करना है ना, एक तुम्हारा मैनुअल टीचिंग चल रहा है, और ऊपर से आप लेट करोगे तो और टाइम लगेगा, तो फास्ट। चलो, तो मैं बात कर रहा था किसका, सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड आ जाओ, नंबर 1 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, जिसको सिंबल में ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड। कहते हैं किसे, कि जब दो एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, वो एक ही एक्सिस पर ओवरलैप करता है, एक ही लाइन पर ओवरलैप करता है, या एकदम बिल्कुल आमने सामने ओवरलैप करता है, हेड टू हेड, डायरेक्ट ओवरलैपिंग होता है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। एक ही बात को 3-4 लैंग्वेज में लिख देता हूं। A covalent bond formed by a covalent bond formed by the, देखो ए में लिखता हूं, लीनियर ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैपिंग का जो लाइन होगा, एक ही लाइन पर ओवरलैप करता है, एक्स पर एक्स, एक्स एक्स पर, वाई वाई पर, वाई वाई पर तो नहीं होगा, जेड जेड पर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो लीनियर ओवरलैपिंग, या इसी को हम लोग लिखेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। एक ही ओवरलैपिंग का एक्सिस सेम है, एक्सियल ओवरलैपिंग, ओके। या इसी को लिखेंगे डायरेक्ट ओवरलैपिंग। डायरेक्ट, एक ही बात को मैं अलग अलग लहजे में लिखता हूँ, अलग अलग वर्ड्स में लिखता हूँ ताकि आप समझें। या फिर इसी को लिखते हैं हम लोग हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड, एकदम आमने सामने, हेड टू हेड ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग। अब समझ में आ गया होगा। A covalent bond formed by the linear overlapping or axial overlapping or direct overlapping or head-to-head overlapping of atomic orbitals. Atomic orbitals, okay, is called sigma bond. इसी को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, सारे एग्जाम्पल, कुछ बात हम लोगों ने पिछले दिन बीबीटी में पढ़ लिया था, इसके एग्जाम्पल्स देते जा रहा हूं, ठीक है। जैसे पहला लेके चलते, नंबर 1 एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल 1s 1s या 2s 2s, कोई भी दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करता था, हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप होता है। जैसे एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करता है तो बनाता है सिग्मा बॉन्ड, याद रखना। दूसरा बताऊंगा, पहले लिख दूं, एस ऑर्बिटल, ठीक है, प्लस पी ऑर्बिटल, और पी में 3 होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो यहां लिखता हूं एनी वन पी, चाहे पी एक्स हो या पी वाई हो या पी जेड हो, एस के साथ कोई भी पी ओवरलैप करता है तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। अब कैसे बनेगा अभी समझा रहा हूं, वेट फॉर मोमेंट। तीसरा जानो, पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल जो ओवरलैप करता है, पूरा लिखूं, पी एक्स ऑर्बिटल और पी एक्स ऑर्बिटल जब भी ये ओवरलैप करेगा तो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। या फिर देखो, पी जो 3 तरह के होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, यदि एक्स बना लेगा सिग्मा तो वाई वाई बनाएगा पाई, जेड जेड बनाएगा पाई, और यदि जेड बना लिया सिग्मा, और लिखता हूं यहाँ, ये तीसरा में ऑप्शन है, और दोनों में से कोई एक ही होगा, पी जेड ऑर्बिटल, ये नहीं कहना दोनों बन रहेगा, और लिखा, और आइदर पी एक्स और पी जेड प्लस पी जेड ऑर्बिटल यदि ओवरलैप करेगा तो तब भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हमें बताओ, ये सभी सिग्मा ही है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा एस, और ये क्या होगा, सिग्मा एस और पी दोनों है तो सीधा लिखो सिग्मा, पी एक्स है तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा पी एक्स, और यहाँ लिखेंगे सिग्मा पी जेड। लेकिन याद रखना कि यदि ये पी एक्स बना लिया सिग्मा तो फिर पी जेड नहीं बनाएगा सिग्मा, और लिखा, यहाँ मैं और को अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट करता हूँ ताकि याद रखना, इतने बनते सिग्मा पूरी केमिस्ट्री में, 3 ही बनेंगे, एस 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 पी और पी एक्स या पी जेड, ये बनाता सिग्मा। इसके अलावा सारे बॉन्ड पाई होते हैं, सिंपल सी बात है। देखो क्या होगा, कैसे, यहाँ सीखे उसके बाद बताऊंगा, तो लंबा होगा लेक्चर लेकिन फायदेमंद होगा, जरूर लास्ट तक देखना, थोड़ा देखने से नहीं काम चलेगा, पूरा पढ़ो समझो, और समझ में नहीं आता तो कमेंट में क्वेश्चन लिखो, कई बार बताया, इनवाइट कर रहा हूं आप लोगों को कि पूछते रहे। अब मैं इसी का एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, देखो पहला ही बता रहा था, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल एक्स वाई जेड, ठीक है, ये एस ऑर्बिटल है, प्लस दूसरा भी एस ऑर्बिटल है, हम बीबीटी में भी थोड़ा सा देखे थे इसको, याद रखना, बताया था, यहां लगभग रिपीट हो रहा है, एक्स वाई जेड दोनों एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, बोथ आर एस ऑर्बिटल, ठीक है। अब बताओ, ये दोनों जो ओवरलैप करेगा, सपोज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जब ओवरलैपिंग होगा तो दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आ रहा है, वो किस एक्सिस के थ्रू आ रहा है, एक्स एक्सिस पर, एक ही एक्सिस पर है, एक ही लाइन पर है, और एकदम बिल्कुल आमने सामने हो रहा है, इसलिए लिखा था हेड टू हेड या डायरेक्ट। तो ओवरलैपिंग जब होगा तो देखना कैसे बनता है, एक एस ऑर्बिटल ये है और दूसरा एस ऑर्बिटल ये है, देखो ओवरलैप हो गया,
ये जो एरिया यहाँ आ गया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड व्हाट, ओवरलैपिंग एरिया। लास्ट डे ने बताया था, लास्ट डे भी हमने डिस्कशन की थी आप लोगों के साथ, याद करो पिछली बातें भैया कभी नहीं भूलना। ये देखो, ये बाकी के एक्सिस लिख देता हूँ, ये वाई जेड जेड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखा है। तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड का नाम होगा, कौन सा बॉन्ड पता है? सिग्मा बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। देख लो, एक ही एक्सिस पर हुआ, इस वजह से। अब चलते हैं और एग्जाम्पल लो, ये हमने पहला दे दिया, फिर एस के साथ कोई भी पी ले लेते हैं, ये एस ऑर्बिटल, एस, ठीक है, एक्स वाई जेड को परपेंडिकुलर रख लें, जेड, और फिर पी एक्स ऑर्बिटल ले लेता हूं, ये है पी एक्स ऑर्बिटल, देखो एक्स एक्सिस पर है, वाई जेड, ओके। अब यहां भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहां भी अनपेयर्ड है, शेयरिंग होगा, तो शेयरिंग के बाद क्या दिखेगा आपको, देखना ध्यान से, ये एस ऑर्बिटल था और ये पी ऑर्बिटल, देखो कुछ एरिया कॉमन है, ये यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर, इस एरिया को, ये पेयर है इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये ओवरलैपिंग एरिया है, दीज आर ओवरलैपिंग एरिया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुआ, वाई जेड जेड, ये भी जो बॉन्ड देख रहे हैं, ये भी बॉन्ड क्या हुआ, सिग्मा, डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रहा है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ओके, सिग्मा बॉन्ड। फिर चलो एक और देखते हैं, तीन ही रहे, मान लो पी एक्स है, पी एक्स, ये पी ऑर्बिटल है एक्स एक्सिस पर, बाकी के एक्सिस लिखो ना लिखो कोई जरूरत नहीं है, वाई जेड, फिर यहां लिख लिया एक और पी ऑर्बिटल है, देखो लिखा वाई जेड, एक्स एक्सिस पर दोनों ऑर्बिटल आ रहा है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। जब ओवरलैपिंग हुआ तो तब देखना क्या बन जाएगा, ये एक पी ऑर्बिटल था, फिर ये दूसरा पी ऑर्बिटल हो गया, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां शेयर्ड हुआ, देखना ये यहां आ गया, पेयर्ड हुआ विद अपोजिट स्पिन, यहां कर दिया एक्स एक्सिस, ये वाई जेड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। क्यों? तो इन तीनों ओवरलैपिंग को देखो तो एक ही एक्सिस पर हो रहा है, इसलिए इस सबको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा समझ में आ गया? कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी देर बाद बताता हूं, पहले पाई बॉन्ड क्या होता है वो सीख लेते हैं। चलें, नोट कर लिया बच्चों, सभी बताना, और ऑनलाइन वाले सब ध्यान रखना, 11th वाले बच्चे जरूर आप नोट्स बनाएं, फिर आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत कम पड़ेगी। हाँ, एनसीईआरटी जरूर देखना, एनसीईआरटी को भी बना रहा हूँ आगे, एनसीईआरटी तो आपका बेसिक बुक है, हटा दें इसको, यस नो, यहाँ भी लिख लो, एक्सिस का नाम नहीं लिखा है, लिख लें, अच्छा नहीं लगता है, वाई जेड। इस सब में कौन सा ओवरलैपिंग होता है, लीनियर ओवरलैपिंग, सब में होता है ओवरलैपिंग, या एक्सियल होता है, सभी में एक ही टाइप की होता है, एक्सियल या लीनियर या हेड टू हेड या डायरेक्ट ओवरलैपिंग, ठीक है जी। अब चलते हैं पाई बॉन्ड के लिए। पाई बॉन्ड में क्या होता है, ओवरलैपिंग तो वहां भी होता है, लेकिन वहां क्या होता है, लेटरली होता है, साइड बाय साइड, उनके जो ओवरलैपिंग का एक्सिस है वो अलग अलग है, डिफरेंट एक्सिस पर रहते हैं उसके ऑर्बिटल्स, इसलिए नॉन एक्सियल कहते हैं। ठीक, इसका उल्टा कर लेते हैं कि दूसरा लिखते हैं हम लोग, नंबर 2, पाई बॉन्ड, पाई, जिसको इस सिंबल में लिखे आप, पाई बॉन्ड, a covalent bond formed by the A में लिखता हूं, नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग
या फिर इसी को लिखेंगे नॉन लीनियर ओवरलैपिंग, या फिर इसी को लिखो लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल साइड बाय साइड होगा लेटरल ओवरलैपिंग, या इसी को आप लिखें साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स is called पाई बॉन्ड, इसी को हम लोग कहेंगे पाई बॉन्ड। देखो पाई क्यों कहते हैं, तो जब बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग हुआ तो उसका शेप कैसा दिखता है, पाई की तरह, इसलिए कहते हैं पाई बॉन्ड। जैसे एग्जांपल में देखो पीएक्स यदि सिग्मा बना लिया तो पी वाई हमेशा पाई, देखो ये सिग्मा बना लेगा तो ये ऊपर वाला लाइन क्या होगा, साइड बाय साइड चिपकेगा, ओवरलैप करेगा, इसलिए हम कहते हैं पाई बॉन्ड। कि पहला इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूं, पी वाई और वाइटल का जब भी ओवरलैपिंग होगा तो ये हमेशा लेटरली होगा, लेटरल ओवरलैपिंग होगा तो बन जाता है पाई। फिर पीजेड याद रखना, यदि पीएक्स सिग्मा बना लिया, कई बुक में पीएक्स है, किसी बुक में पीजेड को मान लेता है सिग्मा, तो यदि पीएक्स सिग्मा बना लिया तो पीवाई पाई, पीजेड पाई, और यदि पीजेड सिग्मा बना लिया तो पीएक्स पाई और पीवाई वाई हमेशा पाई ही बनाता है, तो ये हो जाएगा लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, एनी डाउट नहीं, तो ये भी है पाई बॉन्ड। अब ये पाई है तो इसको हम कहेंगे पाई पी वाई, या पाई वाई भी बोलते हैं, इसको कहेंगे पाई जेड। ठीक है, या सिंपली इसको कहो पाई वाई और इसको कहें पाई जेड, एक ही बात है, पाई जेड। लेकिन यदि ये इसको आप सिग्मा बना मान लेते हो तो फिर पीएक्स क्या बना जाएगा, पाई एक्स। वाई में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वाई हमेशा सिग्मा बनाएगा, पाई बनाएगा। जैसे इसका देखो एग्जांपल, जैसे मान लो कि यहां हमने ले लिया अलग अलग एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब वाई पर है देखो डंबल्स के लोग, पी वाई है। अब फिर दूसरा देखना, यहां भी फिर ले लें, सिंपल है, यहां देखो ये वाई है, एक्स जेड भी आप साइड में ले सकते हो, लेकिन जब दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो क्या होगा पता है, ये दोनों आपस में इस तरह से चिपकेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो साइड बाय साइड ओवरलैप होगा, थोड़ा सा एरिया इसमें चिपकता है, कॉमन होगा थोड़ा सा, कहते हैं एरिया ऑफ ओवरलैप इज वेरी स्मॉल। ऐसे देखो, अब ये y है, ये भी y है, ये x है, तो हम क्या कहेंगे कि देखो दो लाइन है, एक आपस में दोनों ज्वाइंट करते हैं, या फिर ऐसे भी लिख लेते हैं इसी को कि अलग अलग ही लिखो, दूर दूर लिखो, ये y और फिर ये भी y, दूर दूर लिखा आपने y। कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये आपस में क्या करते हैं, शेयर करता है, ओवरलैप करता है। अब बताओ इसका शेप कैसा, पाई की तरह दिखता है ना, इसलिए इसको कहते हैं पाई। ओके, ऐसे ही जेड में भी होगा, सिमिलरली जेड के बीच में भी दिखा दूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। सिमिलरली जेड और जेड के बीच में भी होगा, यहां देखो, यही लिख दूं, देखो पी जेड, यहां जेड के बीच में बात करता हूं, देखना एक्सिस था सीधा लिखें, देखो ये हमने मान लिया जेड, यहां देखना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड, अब फिर इधर से भी लगा दें, बिल्कुल वैसे ही होगा, लेटरली ओवरलैप, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं कौन सा चीज, पाई बॉन्ड। यहां देखो ये था जेड और ये भी है जेड, अब यहाँ साइड बाय साइड ओवरलैप हो रहा है, स्पष्ट है
कि यहाँ ओवरलैपिंग एरिया क्या होगा, काफ़ी छोटा होगा। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का रिलेटिव स्ट्रेंथ और फिर बनाना बॉन्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। खूब मन से पढ़ो, खुश रहो, और हमारा लेक्चर यदि आपको थोड़ा सी फायदा हो रहा है, डेली करता हूँ, तो सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ भाई, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। और कोई डाउट है तो आप कमेंट लिखें, कमेंट में क्वेश्चन करके लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, राधे राधे।